गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम फाल्गुनी पारिक फ्रॉम आदित्य करियर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट के आगे की क्लास को ज्वाइन करेंगे। देखो, हमने हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। अब हम जानेंगे कि हेनरी फ्योल है कौन। देखो, आपको पता है हेनरी फ्योल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खनन में काम किया था, यानी कारखाना में काम करा था, और उसके बाद ही उन्होंने इन सिद्धांतों की रचना की थी, क्योंकि उन्होंने उस कारखाने में काम करते करते वहाँ की परिस्थिति के बारे में जाना था और उसकी परिस्थिति के अनुसार उन्होंने सिद्धांतों की रचना की। हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जनक की। देखो, क्रियात्मक व प्रशासनिक के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। हेनरी फ्योल एक फ्रांसीसी थे, फ्रांस में एक कारखाना में काम करते थे। वहां पर उन्होंने सिद्धांतों की रचना करी और देखा कि किस चीज की कमी के कारण क्या नहीं हो पा रही है, लोग पूरा डिवोशन अपने काम में नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ रचनाएं करी। तो उनको जो सामने दिख रहा है बोर्ड पे जनक, तो उनको किस जनक के रूप में जाना जाता है? उन्हें क्रियात्मक व प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांतों के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी उन्होंने आधुनिक क्रियात्मक व प्रशासनिक प्रबंध के जनक के रूप में जाना जाता है। फ्योल ने एक फ्रांस की कंपनी में काम किया था, मैंने बताया था। फ्योल ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी, यानी उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उस कंपनी में काम करते बिताया और उसी के आधार पर कुछ विषयों पर कई पुस्तकें लिखी, जिसमें से 1916 में, देख लो पुस्तक कौन सी थी, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जर्नल। कब लिखी थी? 1916 में। कौन सी भाषा में लिखी थी? फ्रांसीसी भाषा में लिखी थी, क्योंकि वो कहाँ के थे? फ्रांस के थे, इसीलिए 1916 में एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जर्नल के नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी और इस पर प्रबंध के विभिन्न पहलुओं का स्पष्टीकरण किया। पुस्तक फ्रांसीसी भाषा में होने के कारण फ्योल के विचारों का व्यापक विस्तार नहीं हो पाया था, क्योंकि सभी जगह फ्रांसीसी लैंग्वेज नहीं चलती है। इस कारण पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, और वो कब किया गया? 1929 में उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर उसको प्रकाशित किया गया। ये तो था हमारे फ्योल की हिस्ट्री के बारे में कि हेनरी फ्योल ने प्रबंध के विकास में क्या क्या योगदान दिए। अब देखो, फ्योल ने प्रबंध की समस्या का अध्ययन, उच्च स्तरीय प्रबंध, टॉप लेवल मैनेजमेंट पढ़ा था ना अपन ने, उस टॉप लेवल मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से किया। उन्होंने एक प्रौद्योगिकी संगठन की क्रियाओं को 6 भागों में बांटा था। आपने देख रहा है औद्योगिक प्रबंध की क्रियाओं को कितने भागों में बांटा हुआ है? 6 भागों में। तकनीकी क्रियाएं, वाणिज्यिक क्रियाएं, वित्तीय क्रियाएं, सुरक्षात्मक क्रियाएं, लेखांकन क्रिया, प्रबंध की क्रियाएं। देखो, आज की क्लास में जो भी मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, आपको इतना ही कॉपी में लिखना है, यही आपको लिखना पड़ेगा। मैं आपको इसके नोट्स नहीं दूंगी, आप बोर्ड से ही इसको अपना राइट डाउन करना स्टार्ट कर देना। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, और अच्छे से देख लो और इतने टाइम में आप इसको राइट डाउन कर लो। यस, देखो, इसको 6 भागों में बांटा है। तकनीकी से लेकर प्रबंधकीय क्रियाओं तक के बारे में आपको लिख रही हूँ। आज की क्लास का आपको बोर्ड से ही राइट डाउन करना है, पहले ही सुन लेना। यस, हेनरी फ्योल की औद्योगिक जो समस्याएं थी उच्च स्तरीय को लेकर, उन समस्याओं का वर्णन इसमें किया गया है। सारी चीज डिस्क्राइब कर दी थी। पॉइंट्स हमने अभी देखे थे, तकनीकी क्रियाएं, वाणिज्यिक क्रियाएं, वित्तीय क्रियाएं, सुरक्षात्मक क्रियाएं, लेखांकन क्रियाएं और प्रबंधकीय क्रियाएं। अब देखो, उच्च स्तर के जो प्रबंधक होते हैं उनको इसमें क्या तकलीफें होती है, क्या परेशानी होती है? जिस परेशानी को
खत्म करने के लिए औद्योगिक समस्याओं की क्रियाओं के बारे में फ्योल ने लिखा। तो पहला है हमारा तकनीकी क्रिया है। तकनीकी क्रिया हमेशा उत्पादन से संबंधित होती हैं, तो उसको खत्म करने के लिए फ्योल ने उत्पादन संबंधित क्रियाओं के बारे में लिखा। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारी वाणिज्यिक क्रियाएं, जो कि क्रय विक्रय के विनिमय से संबंधित होती है। क्रय विक्रय विनिमय से संबंधित कैसे होती हैं कि क्या वस्तु खरीदी जाए, क्या वस्तु बेची जाए, कितनी मात्रा में खरीदी जाए, कितनी मात्रा में बेची जाए, क्वालिटी क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, और विनिमय यानी धन संबंधित होती हैं, तो वो हमारी वाणिज्यिक क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट हमारी क्रियाओं के बारे में बताया, तीसरी थी वित्तीय क्रियाएं। वित्तीय क्रिया हमारी पूंजी प्राप्ति और उसके अधिकतम उपयोग से संबंधित क्रियाएं हैं। कि देखो मैंने आपको बताया था ना कि आपने पढ़ा भी था 11th क्लास में कि व्यवसाय के लिए जो धन होता है यानी वित्त होता है वो एक तरह से रीढ़ की हड्डी के समान होता है। यदि उस धन को निकाल दिया जाएगा तो हड्डी यानी आप प्रॉपर्ली बैलेंस कर नहीं बैठ सकते हो। उसी तरीके से यदि रीढ़ की धन को निकाल दिया जाए तो क्या होता है, कोई भी संस्था सही प्रकार से काम नहीं कर सकती है। इसीलिए वित्तीय क्रियाएं हमारी पूंजी प्राप्ति यानी पैसा कहाँ से कितनी मात्रा में प्राप्त होगा और उसका अधिकतम उपयोग किस प्रकार किया जाएगा, इससे संबंधित थी। नेक्स्ट हमारी है सुरक्षात्मक क्रिया। जब हमारी कोई संस्था है तो वहां पर संपत्ति भी होगी, माल भी होगी, तो उसकी सुरक्षा किस तरीके से किया जाए। और देखो दूसरा ये नहीं कि माल के चोरी होने का डर है, दूसरा ये भी है कि जब प्रोडक्शन में काम यूज लिया जा रहा है, माल यूज लिया जा रहा है, तो वो कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा है, संपत्ति को हानि तो नहीं पहुंचा रहे कर्मचारी कि अपनी थोड़ा ना सामान, ये तो इस कंपनी का है, टूट जाए तो टूट जाए। तो उसकी संपत्ति की या माल खराब हो रहा है तो उसके माल को खराब होने से रोकने की सुरक्षा से संबंधित उपाय इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट हमारी है लेखांकन क्रियाएं। लेखांकन अकाउंटेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। देखो जब माल बिक रहा है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, पूंजी कहाँ से प्राप्त हो रही है, इस सब के लिए अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। यानी स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, कितना माल काम में आ गया और कितना बचा हुआ है। आर्थिक चिट्ठा यानी फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस शीट बनाना कि भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज हैं, ये सब तैयार करना हमारे लेखांकन क्रियाओं से संबंधित बताया गया है। और सबसे लास्ट में है हमारी प्रबंधकीय क्रियाएं। देखो प्रबंधकीय क्रियाएं कौन सी होती हैं, वे क्रियाएं, देखो आपने पढ़ा था ना लास्ट में, आप पढ़कर आ चुके, वे क्रियाएं जो प्रबंध के निर्माण में काम आती हैं, जो नियोजन से नियंत्रण तक होती हैं। क्या प्लानिंग की जाएगी, संगठन किस प्रकार से किया जाएगा, कर्मचारियों को निर्देश किस प्रकार से दिया जाएगा, उनमें समन्वय किस तरीके से रखा जाएगा और उन पर कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये सारी क्रियाएं हमारी प्रबंधकीय क्रियाओं में आती है। आज की क्लास में जितना भी काम है आपको बोर्ड पे से लिखना है। आपके हेनरी फ्योल के जो 14 सिद्धांत खत्म हो गए हैं, 14 सिद्धांतों के बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है हेनरी फ्योल का प्रबंध के जगत में योगदान, और इसके बाद नीचे दोबारा से हेडिंग डालनी है, मैंने लिखा था इसमें औद्योगिक संगठन की क्रियाएं, और उसमें आपको लिखना है, ध्यान से सुन लीजिए, हेनरी फ्योल का प्रबंध के जगत में योगदान, टॉपिक क्लियर, जनक लिखे, पुस्तक लिखी, अंग्रेजी अनुवाद लिखा। ये टॉपिक आपका यहीं खत्म हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक डालना है आपको फ्योल का औद्योगिक संगठन की क्रियाओं में योगदान। क्या डालना है, फ्योल का औद्योगिक संगठन की क्रियाओं में योगदान। क्लियर। इसके बाद आपको लिखना है फ्योल ने इसे 6 भागों में विभाजित किया है। जैसा कि बोर्ड पे मैंने लिखा था, फ्योल ने इसको कितने भागों में विभाजित किया है, 6 भागों में विभाजित किया है, और आपको ये 6 पॉइंट लिखने हैं एज इट इज। आज की क्लास आपकी इतनी है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रबंध की योग्यता में प्रशिक्षण के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 21वीं सदी के गुरु पीटर एफ ड्रैकर के बारे में।
यानी फ्योल के बारे में पढ़ लिया। उनने किसके बारे में लिखा था? प्रशासनिक और किसके बारे में? औद्योगिक जगत के बारे में लिखा था। पीटर एफ ड्रैकर जो आधुनिक युग के गुरु माने जाते हैं प्रबंध के, उनने किस के बारे में बताया? इसके बारे में हम आगे देखेंगे। थैंक यू।